देखिए राजीव जी, ए टीम भी परेशान होगी और बी टीम भी परेशान होगी, दोनों टीमें परेशान होंगी। राहुल गांधी जो असल में कर रहे हैं वो ए और बी टीमें जो खेल खेलती हैं, तो राहुल गांधी उसमें बीच का पर्दा हटा दे रहे हैं कि भाई अब कोई बीच का पर्दा नहीं रहेगा, खुल के खेलो और एक ही पाले में खेलो। ऐसा नहीं चलेगा कि ए टीम भी खेले और बी टीम भी खेले। तो ये जो सबसे बड़ा काम राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे लगता है राजीव जी कि ये बहुत बड़ा काम है, और ये काफी समय पहले से जो था इस पे काम होना चाहिए था। और अगर काफी समय पहले से इस पे काम हुआ होता तो आज देश की स्थिति जो वो कुछ दूसरी होती। राहुल गांधी जो चीज समझ रहे हैं वो कांग्रेस के और लोग जो थे वो पहले क्यों नहीं समझ पाए। सवाल इस बात का है कि जो चीज राहुल गांधी ने आज पकड़ ली है उसे पहले लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा। और राहुल गांधी उस पर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही तरीके से। हम लोग भी पहले से ये लगातार चर्चा करते रहे कि बीआरएस जो है या टीआरएस जो भी है उसके साथ जो है वो कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। और हम लोगों की बात जो है जो जैसा आपने कहा कि हम लोग आज अगर कह रहे तो इसे कहा जाता था कि राहुल भक्ति है, तो हम लोग तो ये बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे कि तेलंगाना में गठबंधन नहीं हुआ किसी भी आदमी। तो भक्ति तो नहीं थी उस समय भी, एनालिसिस था हम लोगों का उस समय भी, और आज भी हमारा एनालिसिस ही है कि जो आंधी राहुल गांधी की उठने वाली है, तो ये आंधी उठने से पहले की जो शांति एक राजीव जी होती है उसी तरीके की शांति इस समय देश में दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो पश्चिमी विक्षोभ उठ रहा है, ये पश्चिमी विक्षोभ जो ये आंधी में बदलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसको समझ चुकी है, क्योंकि उनके जो मौसम वैज्ञानिक हैं और उनके जो मौसम विज्ञान केंद्र हैं, उन्होंने पता लगा लिया है कि आंधी कब उठने वाली है, और जी आंधी से बचने के लिए तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो अब देखना ये जो आंधी से बचने की जो तैयारियां वो कितनी कारगर होती है, कितनी कारगर नहीं होती हैं। अब ये जो है वो आंधी से बचने की तैयारियों पर निर्भर करेगा, और आंधी का वेग कितना होता है उस पर निर्भर करेगा। तो जिस तरीके से आज आप मतलब देख रहे हैं तेलंगाना में जो जन सैलाब उमड़ा है, और इसी तरीके से जन सैलाब जो था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी तेलंगाना में उमड़ा था, हालांकि वहां वो यात्रा जो थी वो काफी कम थी, तेलंगाना में काफी कम हिस्से में थी। और दूसरी बात जो राजीव जी खास बात है कि ये जो खम्मम जहां आज राहुल गांधी की रैली हुई है, ये कम्युनिस्टों के प्रभाव वाला क्षेत्र है। आपको याद होगा कि जब यूपीए 1 की सरकार थी और आंध्र प्रदेश उस समय विभाजित नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा वहां आंदोलन हुआ था, और उसमें जो थी वहां पुलिस ने गोली चलाई जिसमें कई किसानों की मृत्यु हुई थी। ये वही खम्मम इलाका है। तो वहां अगर इस तरीके से जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी की रैली हो रही है, तो एक साफ संदेश भी दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि अब तेलंगाना सोच किस तरफ रहा है। तो ये जो तेलंगाना से आवाज उठ रही है, और जिस तरीके से तेलंगाना का कर्नाटक से लगा हुआ हिस्सा है, और मैंने आपको जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था उस समय बताया, एक चर्चा में कहा भी था, आप वहीं उस समय कर्नाटक में थे, कि मल्लिकार्जुन खड़गे के क्षेत्र में जो थे रेवंत रेड्डी जो वहां के तेलंगाना के अध्यक्ष वो जाकर के पहुंचे थे, और उन्होंने हिंदी में वहां भाषण दिया था। तो यानी कि जो तेलंगाना से लगा हुआ हिस्सा है, वहां जिस तरीके से तेलंगाना के लोगों ने कर्नाटक में काम किया, उसी तरीके से कर्नाटक के लोग जो है कांग्रेस के, वो तेलंगाना में जाकर के काम करेंगे। और थोड़े दिनों पहले ही जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं अपने जगनमोहन रेड्डी, उनकी बहन जो शर्मिला है, जो तेलंगाना में अपनी पार्टी चला रही है, वो डी के शिवकुमार से जाकर के बेंगलुरु में मिली थी। जी तो ये रास्ता वहां एक तरीके से साफ हो रहा था। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से साफ साफ एकदम आह्वान किया है कि जो लोग छोड़ के चले गए थे और उनकी आस्था आज भी जो कांग्रेस की नीतियों में है, तो उनको लौट के आने का समय। मुझे लगता है कि राजीव जी ये तमाम जगहों पे जहां क्षेत्रीय सत्ता जो थे कांग्रेस से निकल कर गए थे, और जिन्होंने क्षेत्रीय दल अपने बनाए, और कांग्रेस को जहां जिस तरीके से नुकसान हुआ, मुझे लगता है कि वहां सब जगह जो है एक पुनर्विचार की प्रक्रिया जो अब शुरू होने वाली है। और राहुल गांधी आज जिस साफगोई के साथ बोले हैं, निश्चित तौर पर ये राहुल गांधी की साफगोई जो है ये देश के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। लोग आज चाहे इसको कुछ भी समझे, लेकिन तेलंगाना से जो तूफान उठने की और आंधी उठने की जो बात है, वो निश्चित तौर पर देश भर में एक संदेश तो दे रही है। जी तेलंगाना की बात कर रहे हैं। कुछ साल में बीजेपी की सरकार ने किन किन भ्रष्टाचारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा करके उनको सजा सुनवा दी, शायद एक भी ना मिले, दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये है, हाँ, लेकिन एक काम जरूर हुआ है कि जो अभी कह रहे थे प्रेम कुमार जी, मंत्री जरूर बन गए, यही तो है। खैर,
कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, फटाफट 2-3 लाइन में आपका क्लोजिंग कमेंट चाहिए। क्या कुछ देख रहे हैं, किधर जा रहा है? पिक्चर बाकी है और उधर आंधी है। अनम्यूट कर लीजिए। और पिक्चर वाले हमारे साथी ऊपर बैठे हैं, धनंजय कुमार जी। हाँ जी जी जी, सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि उनकी गारंटियां कितनी पक्की हैं। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैंने सुना है कि लोग गारंटियां दे रहे हैं, तो मैं भी गारंटी दे दूं, कहो तो दे दूं, तो मैं भी गारंटी दिए देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गारंटियां दे रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 2 घोटालों के नाम लिए थे, और जिन 2 घोटालों के नाम लिए उनको पिसिंग जिनके लिए फडणवीस कह रहे थे उनका नाम है, वो मुख्यमंत्री हैं अब प्रधानमंत्री की पार्टी में, जिनकी सरकार है महाराष्ट्र में। तो ये कुल मिला के राजीव जी जो है, ये देश किधर जा रहा है वो तो ठीक जा रहा है, देश तो अपनी जगह जा ही रहा है, लेकिन प्रेम कुमार जी की बात बिल्कुल 100% सच है कि अब सरकार जो है वो जनता नहीं बना रही है। जनता अगर सरकारें बना रही होती तो महाराष्ट्र में सरकार ये नहीं होती, मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो नहीं होती। तो जनता के हाथ में सरकार बनाना नहीं है, जनता के हाथ में वोट देना है। लेकिन ये स्थिति कब तक रहेगी ये देखने वाली बात है। अगर जनता अपने पे आ जाए तो ये परिस्थितियां भी निश्चित तौर पर राजीव जी बदलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये परिस्थितियां बनी रहेंगी। जनता भी अब संभल गई है। कर्नाटक में बता दिया कि नहीं, उस जो एज पे नहीं रखेंगे जहां से आप इधर से उधर कर पाए, इसलिए ज्यादा वोट देंगे, ज्यादा सीटें देंगे। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि जनता जब अपने पास आती है तो ये परिस्थितियां भी नहीं रहती और नहीं रहेंगी। तो अब समझना जो है वो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको है कि जनता के विवेक पे जो है उनको अभी भी भरोसा हुआ है कि नहीं हुआ है, देखना ये है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। बीजेपी बी टीम बीआरएस ని ఓడించబోతున్నాము। देखिए, विपक्ष की मीटिंग हुई दिल्ली में, विपक्ष की मीटिंग हुई ఢిల్లీలో ప్రతిపక్ష పార్టీల మీటింగ్ అయింది। और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। ఆ మీటింగ్ లో ప్రతిపక్ష పార్టీల మీటింగ్ లో ప్రతిపక్ష పార్టీలు కాంగ్రెస్ ని టిఆర్ఎస్ ని పిలవమని చెప్పాయి। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాము, ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నిటికీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ హాజరు కాదు అని। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। మేము స్పష్టంగా చెప్పినాం, టిఆర్ఎస్ తోటి మేము కూర్చోము, టిఆర్ఎస్ బీజేపీ బి టీము, మేము తెలంగాణ నుంచి టిఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడిస్తాము। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। బీజేపీ బి టీమ్ తోని ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ ఒప్పందం ఉండదు। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। ముందు చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలిపెట్టిపోయేవారు ఉన్నారు। मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूं। నేను మీ అందరికీ ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాను, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। మీకోసం మా దర్వాజాలు ఎప్పుడు కూడా తెరిచి ఉన్నాయి। जो भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का आदमी है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన విధానం ఐడియాలజీ యాక్సెప్టబుల్ అయితే ఎవరికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ దర్వాజాలు తెరిచి ఉన్నాయి। जो बीजेपी और टीआरएस के विचारधारा का आदमी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। బీజేపీ టిఆర్ఎస్ పార్టీల ఆలోచన విధానం ఐడియాలజీ ఉంటే మాకు వాళ్ళతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు। और तेलंगाना को एक और बात समझनी चाहिए,
तेलंगाना के युवाओं को एक और बात समझनी चाहिए। తెలంగాణ యువకులకి ఇంకొక విషయం అర్థం కావాలి. जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया, उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। కేసీఆర్ అవినీతికి కారణం నరేంద్ర మోదీ గారి బ్లెస్సింగ్ ఉండడం, నరేంద్ర మోదీ గారు పట్టించుకోవడం అని మనం చేస్తాను. लिकर स्कैम में जो भ्रष्टाचार किया वो सब एजेंसीज को मालूम है। కేసీఆర్ ఏమేం స్కాములు